हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था डिस्कस कर रहे थे बिहार पुलिस का, जिसके अंतर्गत आज जो है वो है 7/8/2024 जो एग्ज़ाम हुआ था 7 तारीख को, 7/8/2024। इसका जो पेपर थर्ड था उसे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये 21,391 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर थर्ड है 7/8/2024 को जो पेपर हुआ था उसका। इसके पहले 2 पेपर और भी करवा दिया जा चुका है। तो आप इसके पहले चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर से। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है, वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा वेग आधा होता है तो संवेग क्या होगा? बात किया गया है संवेग का। अगर बात किया जाए संवेग यानी कि मोमेंटम, तो P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब बतलाता है अगर P को मास को द्रव्यमान को 4 गुना कर दें यानी कि 4m कर दिया जाए, और वेग यानी कि वेलोसिटी को v/2 कर दिया जाए यानी कि इतना कर दिया जाए, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 2 टू 4 यानी कि ये जो हो जाएगा 2mv। ठीक है, 2mv यानी कि संवेग जो हो जाएगा पहले के संवेग से 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 गुना। याद एक और रखना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल P संवेग में रिलेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है P²/2m। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है P²/2m। ये रिलेशन भी याद रखना है। तो देखते हैं यहाँ पे संवेग 2 गुना हो जाएगा P इक्वल टू एम भी, P इक्वल टू एम इंटू भी, 4m v/2 2mv हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। ठीक है, कौन सा समास विग्रह है जो सही नहीं है पूछा गया है। राज्यसभा, राज्य के लिए सभा नहीं बल्कि राज्य की सभा होती है, वो होता है राज्यसभा। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राज्य की के लिए सभा नहीं बल्कि राज्य की सभा। ठीक है, राज्य की सभा होगा। गुरु दक्षिणा मीन्स गुरु के लिए दक्षिणा। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त। सेनानायक मतलब होगा सेनानायक। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, ने कोशिका में तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव नाम दिया था, यानी कि जीव द्रव का नामांकन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था पुरकिंजे के द्वारा। पुरकिंजे के द्वारा किया गया था जीव द्रव का नामांकन। ठीक है, J.E. पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। डुजार्डे ने जीव द्रव की खोज की थी। देखिए दोनों याद रखना है, पुरकिंजे ने जीव द्रव का नाम दिया था। ठीक है, पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव का नाम दिया गया था, वही डुजार्डे ने जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज की। जबकि पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव नाम दिया था। 1855 ईस्वी में विर्चोव ने बताया था कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, विर्चोव के द्वारा बतलाया था गया था नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के द्वारा ही होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में केंद्रक की खोज की गई थी। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है टीबी का बैक्टीरिया का नाम, और यह खोज किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यह यूज किया जाता है F7। नंबर ऑफ फंक्शन कीज कितना होता है? तो 12 फंक्शन कीज होता है। ठीक है, कंप्यूटर में क्वार्टरी की में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? वो होता है 12। F7 क्या करता है? तो टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए यूज किया जाता है F7 का। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। F1 का प्रयोग लगभग हर प्रोग्राम के लिए सहायक स्क्रीन खोलता है। F2 का प्रयोग किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की अनुमति हेतु किया जाता है। F2 का प्रयोग। F3 कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर या लैपटॉप पर एप्लीकेशन खोजने में मदद करता है। F4 Alt + F4 सक्रिय विंडो को बंद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह सर्कल के द्वारा किया गया था। सर्कल के द्वारा वर्ष 1948 में ट्रांजिस्टर का खोज हुआ था। ठीक है, इसके पहले कंप्यूटर में जो लगा था वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था ट्रांजिस्टर के खोज होने के पहले। क्रेब्स ने क्रेब्स साइकिल की खोज की थी हाइजेनबर्ग के द्वारा। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया था। देखते हैं, ट्रांजिस्टर का आविष्कार शॉकेल ने किया था। इसके अलावा उनके सहयोगी जॉन बॉर्डिन एवं वाल्टर ब्रेन थे। ठीक है, जॉन बॉर्डिन और वाल्टर ब्रेन उनके सहयोगी थे। अगर बात किया जाए डिस्क ब्रेक का, डिस्क ब्रेक जो मोटरसाइकिल बाइक में यूज होता है डिस्क ब्रेक, वो F लेचेस्टर के द्वारा खोज किया गया था।
यानी कि डिस्क ब्रेक का खोज एफ लेचेस्टर के द्वारा किया गया था। सेफ्टी पिन का बात किया जाए तो सेफ्टी पिन का खोज वाल्टर हंट ने किया था, ठीक है। सेफ्टी पिन का खोज वाल्टर हंट ने किया था। ग्लैवेनोमीटर का बात किया जाए जो विद्युत धारा की दिशा को नापता है, ग्लैवेनोमीटर का खोज एंट्रोमेरी एम्पियर के द्वारा किया गया था। विद्युत धारा जो यूनिट है एम्पियर और नाम उन्हीं के नाम पे है एंट्रोमेरी एम्पियर। ग्लैवेनोमीटर की खोज की गई थी एंट्रोमेरी एम्पियर के द्वारा। याद रखना है ग्लैवेनोमीटर से हम धारा की दिशा नापते हैं और धारा जो नापते हैं वो एम्पियर में नापते हैं और उन्हीं के नाम यानी कि एंट्रोमेरी एम्पियर के नाम पे ही। लिफ्ट का बात किया जाए, यांत्रिक लिफ्ट का खोज एलिसा ओटिस के द्वारा किया गया था। एलिसा ओटिस ने लिफ्ट का खोज किया था। स्कूटर का बात किया जाए तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने स्कूटर का खोज किया था। बाइसिकल का बात किया जाए तो बाइसिकल की खोज मैकमिलन के द्वारा की गई थी। कताई मशीन का खोज सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था। क्रॉम्पटन देखिए एक कंपनी भी है सैमुअल क्रॉम्पटन। कताई मशीन का खोज सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था। डायनेमो का बात किया जाए तो डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किया था। डायनेमो का खोज माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। लाउड स्पीकर का बात किया जाए तो लाउड स्पीकर का खोज होरेस शॉर्ट के द्वारा किया गया था। होरेस शॉर्ट ने लाउड स्पीकर का खोज किया था। टेलीफोन का बात किया जाए तो टेलीफोन होता है तो बेल बजता है, ठीक है। टेलीफोन मतलब बेल का बजना, यानी कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का खोज किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6। देखते हैं निम्नलिखित को सुमेलित करना है। नाना साहब कहाँ से करते हैं तो कानपुर से। नाना साहब कहाँ से विद्रोह के नेता हैं तो नाना साहब हैं कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई का बात किया जाए तो रानी लक्ष्मीबाई हैं झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई हैं वो हैं झांसी से। बहादुर शाह जफर का बात किया जाए तो बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व करते हैं। बहादुर शाह जफर ये मुगल के रूलर होते हैं। मुगल सल्तनत के रूलर हैं बहादुर शाह जफर। मौलवी अहमदुल्लाह का बात किया जाए तो मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे होते हैं। मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से। तो सही मिलान हो जाएगा 1 2 4 और 3। 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं दिए कूट में विकल्प सी का कूट सही सुमेलित है। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता जैसे दिल्ली में है बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह जफर जो मुगल रूलर है ये बुढ़े हो चुके थे और इनका सेनापति जो था वो बख्त खां था, ठीक है। जो सैन्य नेतृत्व कर रहे होते हैं वो है बख्त खां। नाम याद रखना है। 1857 की क्रांति में मुगल का वो सेनापति जो लीड किया था वो है बख्त खां। वही अगर बात किया जाए दमनकर्ता का तो दिल्ली में दमन करता है निकोलसन एवं हडसन। दो नाम याद रखना है, दोनों एक ही साथ बोलना है, निकोलसन और हडसन, ठीक है। लास्ट में दोनों का सन है निकोलसन और हडसन, ऐसे याद रखेंगे। दो नाम निकोलसन और हडसन, ठीक है, दिल्ली से। और निकोलसन जो था वो निकल गया, ठीक है, ऐसे याद रखना है। निकलसन वो निकल गया यानी कि मारा गया। कानपुर से बात करेंगे तो कानपुर से है नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है। और कानपुर से नेतृत्व कर रहा है कैंपबेल। याद कैसे रखेंगे तो कानपुर है फर्स्ट और कैंपबेल है फर्स्ट, ठीक है। कानपुर से कौन है कैंपबेल और नेतृत्व करता है नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ से बात किया जाए तो लखनऊ से है अवध से बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल मोहम्मदी खातून के नाम से जानी गई। हेनरी लॉरेंस वहां से मारा गया एवं कैंपबेल लॉरेंस और कैंपबेल नेतृत्व कर रहा होता है लखनऊ से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई होती है। झांसी से होती है रानी लक्ष्मीबाई और रानी लक्ष्मीबाई जो है लास्ट युद्ध हीरोज के साथ ही करती है तो हीरोज याद रखना है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और कैप्टन हीरोज से अंतिम नेतृत्व होता है रानी लक्ष्मीबाई का। इलाहाबाद से है लियाकत अली और कर्नल नील जो है वो दमन करता है। जगदीशपुर से बात किया जाए तो बिहार के कंटेक्स्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीर कुंवर सिंह बिहार से के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे हैं। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर का नाम याद रखना है। विलियम टेलर का एवं विंसेंट आयर्स का। बरेली से बात किया जाए तो बरेली से हैं खान बहादुर खान और कैंपबेल हैं यहाँ से नेतृत्व करता। फैजाबाद से बात किया जाए तो फैजाबाद से है मौलवी अहमदुल्लाह नेतृत्व करता एवं कर्नल नील हैं दमन करता। फतेहपुर से बात किया जाए तो फतेहपुर से है अजीमुल्लाह खान नेतृत्व करता और जनरल रेनार्ड के द्वारा यहाँ
दमन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7th। बारदोली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन को नेतृत्व किया था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 1928 ईस्वी में बारदोली में। ठीक है, याद रखना है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में। किस लिए हुआ था? तो लगान वृद्धि के खिलाफ हुआ था। और वो आंदोलन कौन सा था? तो वो था बारदोली सत्याग्रह। किनके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसी आंदोलन के फलस्वरूप वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, देखते हैं बारदोली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का लौह पुरुष। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% वृद्धि कर दी थी, जिसके खिलाफ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। आंदोलन के फलस्वरूप बोमफील्ड एवं मैक्सवेल के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा मामले की जांच में 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया था। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। 1931 से याद रखना है, 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। भारत में राज्यों का, राष्ट्रों का एकीकरण, जो प्रांत थे उसका एकीकरण करने का श्रेय दिया जाता है वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का एक अंश माना जाता है। विश्व बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक 1945 में स्थापना होता है। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर प्रत्येक देशों को वर्गीकृत किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था को वर्तमान में 4 आय समूहों में विभाजित किया गया है। ये है निम्न आय, निम्न मध्यम, उच्च मध्यम और उच्च आय। विश्व बैंक का स्थापना हुआ जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC है और जिसमें 189 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD या विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। नेक्स्ट है 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे त्रिज्या लिख दिया जाएगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πr² हो जाएगा। वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा 1848 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण 5x² + 3x + 1 = 0 के मूल्य की प्रकृति कैसी होगी? तो देखते हैं, 3 तरह का प्राकृतिक पढ़े थे, 10th में भी आप लोग पढ़े थे। b² - 4ac जब ग्रेटर हो, ग्रेटर देन 0 हो तो मूल्य जो होगा वो असमान होगा और वास्तविक होगा। b² - 4ac होगा तब मूल्य जो होगा समान होगा और वास्तविक होगा। b² - 4ac जब लेस देन होगा 0 से तो वह मूल्य काल्पनिक होगा। यदि ग्रेटर होगा तो असमान होगा एवं वास्तविक होगा। बराबर 0 के होगा तो समान होगा और वास्तविक होगा। लेस देन 0 होगा तो वो काल्पनिक होगा। देखते हैं तो b² क्या होगा? तो ax² + bx + c का फॉर्म का है, यानी कि b कौन सा है? तो x का कोफिशिएंट, यानी कि b यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो वो हो जाएगा 3। b² = 4ac, 4 का वैल्यू 4 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 और c की जगह पे हो जाएगा 1। तो यहाँ से निकालेंगे d बराबर, यानी कि डिस्क्रिमिनांट जिसे बोलते हैं, d = b² - 4ac। तो b², b का वैल्यू 3a² - 4 × 5 × 1 9 - 20 यानी कि -11, यानी कि मूल्य जो है वो काल्पनिक है। ठीक है, अर्थात कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन मैथ से ही है। ABC का रेशियो दिया गया है और रेसिप्रोकल का रेशियो पूछा गया है। 1/1, 1/b, 1/c का रेशियो पूछा गया है तो यह बना लेंगे, वो हो जाएगा 6, 4, 3 का रेशियो। ABC का रेशियो दिया गया है तो 1/2, 1/3, 1/4 और ये एलसीएम लेंगे तो 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, यानी कि सब में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से। तो 2 × 6 = 12,
3 चौके 12 और 4 तिया 12, यानी कि 6 4 3 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 42 38 34 प्लस 6 42 38 8 4 12 4, यानी कि 4 का डिफरेंस है प्लस 6 का योग कितना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू दिया गया है 6, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो टी एन से निकालेंगे, टी एन का वैल्यू है 42 इक्वल टू 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हमें निकालेंगे, एन जो होगा वो हो जाएगा 10। अब एन जब हमें 10 मिल गया तो एस एन का वैल्यू निकाल देंगे, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यह हो जाएगा 240। ठीक है, यह हो जाएगा 240, या एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद। इससे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13। भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे बेबर या दहिया किस राज्य में कहा जाता है। झूमिंग कृषि को किस राज्य में बेबर या दहिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में। बात किया जाए झूम कृषि का तो इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे बेबर या दहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है। मध्य प्रदेश में झूम की खेती को दहिया, बेबर, मसान और पेंडा के नाम से जाना जाता है। जैसे झूम कृषि कहाँ कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर एवं दहिया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पिंडा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में इसे कुमान या पामडाबी के नाम से जाना जाता है। एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे के नाम से झूम कृषि को जाना जाता है। खील, हिमालयन क्षेत्र में झूम की कृषि को खील के नाम से जाना जाता है। हिमालयन क्षेत्र में झूम कृषि को खील के नाम से, झारखंड में कुरुआ के नाम से, मणिपुर में पामुल के नाम से, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा के नाम से, फिलीपींस में कैगिन के नाम से, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से, वेनेजुएला में कोनुको के नाम से, ब्राजील में रोका के नाम से, इंडोनेशिया एवं मलेशिया में लदांग के नाम से, वियतनाम में बात किया जाए तो वियतनाम में रे के नाम से, म्यांमार में तौगन्य के नाम से एवं श्रीलंका में चिन्ना के नाम से झूम कृषि को जाना जाता है। नेक्स्ट है नवेली, लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नवेली, यह लिग्नाइट का कोयला खनन क्षेत्र है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। नवेली तमिलनाडु का कोयला खनन क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है। टर्सरी युगीन कोयले के सबसे प्रमुख क्षेत्र माकुम जो असम में है, नवेली तमिलनाडु में, पालना राजस्थान में है। ठीक है, माकुम असम में, नवेली तमिलनाडु में, पलना राजस्थान में है। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के मनारू में होने का अनुमान लगाया जाता है। प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र एवं संबंधित राज्य, जैसे बात किया जाए पश्चिम बंगाल में है रानीगंज, झारखंड में है झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़। छत्तीसगढ़ में बात किया जाए तो तातापानी और रामकोला है। उड़ीसा में बात किया जाए तो तलचर है। तेलंगाना में सिंगरेनी है और मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। देखिए, सिंगरेनी को सिंगरौली से कंफ्यूज नहीं करना है। तेलंगाना में है सिंगरेनी। ठीक है, सिंगरेनी यहाँ पे भी ना आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है, तेलंगाना में ना आता है तो सिंगरेनी होगा तेलंगाना में, और सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में है। देश में प्राचीनतम काल की गोंडवाना शैल में कुल कोयला तृतीय या टर्सरी युगीन चट्टान से मिलता है। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी? तो यह किया गया था 1985 में। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी? तो यह किया गया था 1985 में। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुआ था। गंगा एक्शन प्लान यह पहला नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और जल मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया था। गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण 14 जनवरी 1986 को शुरुआत हुआ था। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डाइवर्जन और घरेलू सीवेज उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना था। राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन भारत सरकार ने 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प हेतु प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय गंगा परिषद, अगर बात किया जाए राष्ट्रीय गंगा परिषद, तो इसका स्थापना वर्ष 2016 में हुआ था, राष्ट्रीय गंगा परिषद का। नेक्स्ट है कांटे और चूसक।
कांटे और चूसक किस वर्ग के जीव का विशेष गुण है? तो यह है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। प्लेटीहेल्मिन्थेस का कांटे और चूसक प्लेटीहेल्मिन्थेस जीवों का विशेष गुण है। प्लेटीहेल्मिन्थेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गेगिनेबार ने 1899 में किया था। प्लेटीहेल्मिन्थेस शब्द का अर्थ चिपटे कृमि होता है। इस संघ के अंतर्गत कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं, जिसके कारण मनुष्य, पालतू पशु एवं जंगली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस संघ में पाए जाने वाले जंतु के प्रमुख लक्षण निम्न हैं। जैसे इस संघ के अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं। कुछ प्रजातियां स्वतंत्र जीवी एवं स्वच्छंद होती है, जैसी प्लेनेरिया। प्लेटीहेल्मिन्थेस में ये जिन जंतुओं में आश्रय पाते हैं उनसे सटे रहने के लिए शरीर में कांटे और चूसक पाए जाते हैं। इनमें शरीर गुहा नहीं पाई जाती है तथा शरीर के अंदर के अंशों के बीच की जगह पैरेन्काइमा से भरी होती है। जंतु त्रिस्तरीय होता है, अर्थात इनका शरीर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बना होता है। इस संघ के जंतु प्रायः उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं तथा निषेचन प्रक्रिया प्रायः आंतरिक हुआ करती है, जैसे प्लेनेरिया, फैसियोलिया, टीनिया, सिस्टोमा आदि में। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो यह भागलपुर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य यह बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। यह अभयारण्य भागलपुर जिला में सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। सन 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया है। याद रखना है डेट 5 अक्टूबर 2009। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, 5 अक्टूबर 2009। नेक्स्ट है कृष्णा नदी जल विवाद किस बांध से संबंधित है? कृष्णा नदी जल विवाद का संबंध किस बांध से है? तो यह है श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध। कृष्णा नदी जल विवाद श्रीशैलम बांध से संबंधित है। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल को लेकर है। कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहला नदी है वो है गोदावरी। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसका कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19। ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है क्या कहलाते हैं? तो वह निपात कहलाता है। ऐसे अव्यय शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है, ऐसे शब्द जो कहलाते हैं वो निपात कहलाते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है निपात कहलाता है। हिंदी में अधिकांशतः निपात इस शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं जिनको वे विशिष्टता या बल प्रदान करते हैं। जैसे रमेश ने ही मुझे मारा था, अर्थात रमेश के अलावा और किसी ने नहीं मारा था। रमेश ने मुझे ही मारा था, अर्थात मुझे ही मारा था और किसी को नहीं मारा था। ठीक है, ये निपात का है। नेक्स्ट है स्वागत का सही संधि विजय, तो सु प्लस आगत ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, सु प्लस आगत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्र को वन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र को वन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत 33% क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के से पता चला है भारत में वन क्षेत्र कुल भूमि का 25.17% है। 21.76 वन आवरण है, वही 3.41% वृक्ष आवरण है। 1952 की नीति को भारत सरकार द्वारा 1988 में संशोधित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिरता को सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 22। 12,000 रुपये की धनराशि पर 4 महीने के लिए 720 सरल ब्याज मिलता है, तो वार्षिक दर कितना है? तो ब्याज हमें दे दिया गया है 720 रुपया। कितना पे? तो 12,000 पे 4 × R/100। 4 महीने के लिए तो 4/12 कर दिए हैं। 4 महीने के लिए तो 4/12 × R, तो R का वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगा 18%। आर का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा 18%। नेक्स्ट है एबीसी में यदि BC = AB हो, ठीक है, यदि BC = AB हो, BC और AB का वैल्यू बराबर हो, कोण A बराबर कितना होगा? कोण A ये हमारा है और
कोण बी का वैल्यू दे दिया गया है 70 डिग्री, कोण बी का वैल्यू 70 है, तो ये सामने भुजा का बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। थ्योरम याद रखेंगे, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो ये अगर ये भुजा ए बी और बी सी यहाँ पे बराबर है, तो भुजा ए बी के सामने का कोण x होगा, वही भुजा बी सी के सामने का कोण a होगा, यानी कि कोण c और कोण a बराबर होंगे। हमें b का वैल्यू पता है, यानी कि तीनों कोण का वैल्यू होता है वो होता है 180, यानी कि दो कोण है x और x प्लस 70 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 के बराबर, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 110 के, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 55 के बराबर। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मीना अपने वेतन का 12.5% बचाती है। ठीक है, 12.5% बचाती है और 35,000 खर्च करने के बाद उसका वेतन कितना है। ठीक है, 12.5% बचाती है यानी कि 1/8 बचाती है। ठीक है, 12.5% कहने का मतलब है 1/8, यानी कि 8 रुपया आय है, खर्च है 7 रुपया, 1 रुपया बचत है, यानी कि 1 रुपया बराबर है, 7 रुपया का दिया गया है, यानी कि 7 का वैल्यू है 35,000। ठीक है, 7 का वैल्यू हमें दे दिया गया है, खर्च करती है 35,000, यानी कि 7 बराबर है 35, तो पूछा गया है तो वेतन यानी कि 8, टोटल वेतन है 8, यानी कि 35/7 गुने हो जाएगा 8, यानी कि 7 × 35 और 8 × 40, तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40, तो तत्व का नाभिक प्रतीक क्या होगा? तो यह हो जाएगा 40, आर्गन 40 और परमाणु संख्या है 18, तो परमाणु संख्या नीचे रखा जाता है, वही द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा जाता है। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आर्गन 40 और 18, परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40, तो तत्व का नाभिक का प्रतीक हो जाएगा आर्गन 40, और नीचे जो लिखेंगे वो लिखेंगे परमाणु संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेश को कुल संख्या, उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का मौलिक गुण होता है जिसे Z द्वारा सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या Z इक्वल टू होता है नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या, परमाणु संख्या इक्वल टू नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या इक्वल टू कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, यानी कि नंबर परमाणु संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू द्रव्यमान संख्या। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि बराबर होगा न्यूक्लियॉन्स की संख्या, यानी कि A = N + P। निरूपित है x, ऊपर में लिखेंगे A को और नीचे में लिखेंगे Z को। A डिनोट करता है मास नंबर, A डिनोट करता है मास नंबर, और Z डिनोट करता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर Z डिनोट करता है, मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है। X हमारा एलिमेंट है। नेक्स्ट है, वह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। कौन सा जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो यह है ऑर्थोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है वो है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। संघ ऑर्थोपोडा, यह पहले एनिलिडा और ऑर्थोपोडा संघों को आर्टिकुलेटा नाम के एक ही समूह में रखा जाता था, किंतु बाद में 1845 में केटी वॉन सिबोल्ड ने एनिलिडा को इस समूह से अलग कर उन्हें वर्म्स नाम दिया और शेष जंतु को ऑर्थोपोडा नाम के एक समूह में रखा। श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा, जलीय जीवों में क्लोम द्वारा, स्थलचर प्राणियों की श्वसनलियों या फुफ्फुसों द्वारा होता है। उत्सर्जन क्रिया मेलिपिगियन नलिका द्वारा या हरित ग्रंथियों द्वारा होता है। इस संघ के जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति ऑर्थोपोडा का ही है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनका शरीर द्विपार्श्विक यानी कि द्विपार्श्विक सममित खंड युक्त त्रिस्तरीय होता है। इस संघ के जंतु जल, स्थल एवं वायु तीनों जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुण में कौन सा प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स से अलग करता है? प्रोकैरियोटिक्स को यूकैरियोटिक्स से अलग करता है। प्रोकैरियोटिक्स ये अर्ध विकसित कोशिका होते हैं, वही यूकैरियोटिक्स का बात किया जाए तो ये पूर्ण रूप से विकसित कोशिका होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में छोटी रिक्तिका की उपस्थिति होती है। प्रोकैरियोटिक्स में कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित प्रोकैरियोटिक्स को यूकैरियोट से अलग करता है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स जीवों के समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होता है। इनमें केंद्रिका झिल्ली का भी अभाव पाया जाता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। CH3CH2OH अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा के प्रेजेंस में इसे हीट किया जाएगा तो CH3COOH बनेगा। पूछा गया है रासायनिक किसका उदाहरण है, संकलन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, डिस्प्लेसमेंट या दहन। तो यह है ऑक्सीडेशन का, यह है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करता है। संकलन अभिक्रिया में निकेल अथवा प्लेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है, तो अपमार्जक एक लंबी कार्बन श्रृंखला वाला सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाला अमोनियम लवण होता है। अपमार्जक क्या है, तो अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला वाला सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, ठीक है। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, अतः ये कठोर जल में प्रभावी नहीं बने रहते हैं। अपमार्जक का उपयोग शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। साबुन जल में घुलनशील लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण है। सोडियम युक्त साबुन कठोर तथा पोटेशियम युक्त साबुन मुलायम होता है। याद रखना है, सोडियम युक्त जो साबुन होगा वो कठोर होगा, वही पोटेशियम युक्त साबुन मुलायम होता है। साबुन का निर्माण जंतु चर्बी या वनस्पति तेल से किया जाता है। कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है और सफाई में भी कठिनाई होता है। साबुन के द्वारा सतह को साफ करने का सिद्धांत पृष्ठ तनाव पर आधारित है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण के घुले रहने के कारण होता है। जल में अस्थायी कठोरता होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण के घुले रहने के कारण होता है। जल में अस्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसके मुख्य विधि है परम्यूट विधि। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि है वो है परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि अस्थायी कठोरता को दूर करने का मुख्य विधि है। जल की अगर अस्थायी कठोरता का बात किया जाए तो जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट के कारण होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर की जाती है एवं जल को सार्वत्रिक विलायक यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ये जल से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। जल का कठोरता अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, दूर कैसे किया जाता है, किस विधि द्वारा दूर किया जाता है, एवं जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है। देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट लवण के घुले रहने के कारण जल की अस्थायी कठोरता होगी, ठीक है। जल का यदि अस्थायी कठोरता बोला जाएगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट लवण घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता होगा और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाएगा, ठीक है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाएंगे, तो सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे। एवं विधि कौन सा है, तो यह है परम्यूटेट विधि, ठीक है। परम्यूटेट विधि के द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अब देखते हैं अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण है, ठीक है। दोनों कॉमन है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट रहेंगे तो यह होगा अस्थायी कठोरता। क्लोराइड और सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता, वही बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होगा। एवं अस्थायी कठोरता को उबालकर दूर किया जा सकता है, ठीक है। उबालकर दूर किया जा सकता है और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से, सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर गर्म करने से ही जल की अस्थायी कठोरता दूर हो सकती है। देखते हैं आगे। क्वेश्चन है 30, बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा और बुझा हुआ चूना के जलीय घोल के पीएच मान को बढ़ते क्रम का सही क्रम बतलाना है। तो यह हो जाएगा सेंधा नमक NaCl, उसके बाद बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और बुझा हुआ चूना। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सेंधा नमक सही सुमेलित है। सेंधा नमक 7 से अधिक पीएच मान है। बेकिंग सोडा का बात किया जाए जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaCO3 कहा जाता है, इसका पीएच वैल्यू होता है 8.1। बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू 8.1। धोवन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, इसका पीएच वैल्यू होता है लगभग 11। बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का हॉल्टाइस, इसका पीएच वैल्यू होता है लगभग 12.4।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 31। असमान गति को निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सबसे अच्छे तरह से वर्णित करता है? असमान गति को कौन सा सबसे अच्छा तरह से वर्णित करता है? तो एक वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे असमान गति कहते हैं। एक वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे असमान गति कहा जाता है। एक वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का एक समान वेग या अचर वेग कहा जाता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग असमान वेग या अस्थिर वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन द्वारा कुल लिए गए समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहलाता है। यानी कि औसत वेग इक्वल टू कुल विस्थापन बटा कुल लगा समय। नेक्स्ट है अम्ल करते हैं क्या? अम्ल क्या करते हैं? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। वही भस्म का बात किया जाएगा तो ये OH- आयन प्रदान करेंगे। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, वही भस्म का बात किया जाए, क्षार का बात किया जाए तो इनका स्वाद कड़वा होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम अंक अम्लीय प्रदर्शित करते हैं। प्रकृति दर्शाते हैं 7 से कम। ठीक है, पीएच यानी कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम 7 से कम होगा तो वो पदार्थ अम्लीय होगा। 7 से जितने कम अंक होंगे वो उतने ही प्रबल अम्ल होंगे। यानी कि 7 से जितना कम होगा वो उतना अधिक अम्लीय एसिडिक होगा। जैसे अम्ल का नाम एवं इसमें किस में पाया जाता है? जैसे एसिटिक अम्ल का बात किया जाए तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। सिट्रिक अम्ल नींबू एवं संतरा में एवं अन्य सिट्रस फ्रूटों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल बात किया जाए तो यह दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही जमता है, याद रखना है। टमाटर में, पालक में, घास में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर, पालक, घास ये सभी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में, अंगूर में एवं कच्चे आम में टार्टेरिक अम्ल पाए जाएंगे। इमली में याद रखना है ईटा, यानी कि इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल पाए जाते हैं। सेब का बात किया जाए तो सेब में मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो यह है सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो यह है सोना। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहता है। ठीक है, तन्यता यानी कितना वो तना सकता है, यानी कि खिंचा सकता है, तो वह तन्यता कहलाता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को आघातवर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीयता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हम अपने आवश्यकता अनुसार आकार दे सकते हैं। नेक्स्ट है 34। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में वह संतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, वही जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय एक स्वदेशी और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ कथन और कथन एक सही है। ब्रह्मोस जो है विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा एक, केवल एक सही है। ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर निर्भय का बात किया जाए तो निर्भय, आगे देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस विश्व का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबे दूरी का सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, न कि बैलिस्टिक या बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल का बात किया जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत एवं रूस संयुक्त उद्यम है। भारत और रूस का। ब्रह्मपुत्र भारत का ब्रह्मपुत्र नदी एवं रूस के मस्कोवा नदी पे इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर और यह 2.8 मैक यानी कि ध्वनि की गति से 2.8 गुना अधिक की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कोवा नदी के नाम पे रखा गया है। यदि बात किया जाए निर्भय मिसाइल का तो यह एक लंबी दूरी का सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल के सतह संस्करण का परीक्षण पहली बार ओडिशा के बालासोर जिला में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में 12 मार्च 2023 को किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 36। निसार क्या है?
निसार। यह नासा और इसरो का एक संयुक्त उद्यम है। इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है। नासा इसरो, पूरा नाम देखें तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। निसार इसरो और नासा द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष रडार मिशन है। दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इसे सितंबर 2022 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mark II नामक प्रक्षेपण से छोड़ा गया था। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र और द्रव्यमान का अवलोकन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा किया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा कब की गई है? तो यह किया गया था 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2024 को भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। 23 अगस्त 2023 को भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, जिसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत का अंतरिक्ष गाथा। 23 अगस्त को ही चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर भारत इस दिन सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ था। इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया? तो यह दौरा किया गया था अमेरिका की टीम के द्वारा। अमेरिका की टीम बिहार का दौरा किया था। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना और कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में अमेरिका की टीम ने बिहार का दौरा किया। अमेरिका के द्वारा बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की सराहना की गई थी। नेक्स्ट है 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति का हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुआ? तो यह हुआ ग्रेटर काजीरंगा में। ग्रेटर काजीरंगा यह असम में स्थित है। भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति 75 वर्षों के बाद कहाँ पुष्टि की गई? तो यह हुआ था ग्रेटर काजीरंगा में। 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि ग्रेटर काजीरंगा में हुआ। विश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है और TS फाउंडेशन इंडिया द्वारा 16 से 25 जनवरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के 160 किलोमीटर लंबे हिस्से पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान 5 प्रजाति के 900 से अधिक मीठे पानी के कछुए और एक मादा घड़ियाल पाए गए। यह अध्ययन सुष्मिता कर और मोनालिसा वशिष्ठा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम द्वारा किया गया था। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। यह एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2024 में पहला बैच किस देश को दिया है? तो फिलीपींस को दिया है। ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। 2024 में पहला बैच किस देश को दिया? तो फिलीपींस को। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 फिलीपींस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। 2024 में पहला बैच फिलीपींस को दिया है। भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। फिलीपींस ने इस चीन के दक्षिण चीन सागर में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खरीदा है। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस का स्प्रेटले द्वीप को लेकर विवाद चलता रहा है। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान से बुद्ध के तांबे की खड़ी मूर्तियां मिला है? तो यह मिला है सुल्तानगंज से। बिहार के किस स्थान से बुद्ध के तांबे की खड़ी मूर्तियां मिला है? तो यह मिला है सुल्तानगंज से। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, सुल्तानगंज से। बिहार के सुल्तानगंज में बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्तियां मिली थी। 1861 ईस्वी में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के दौरान भागलपुर जिला के सुल्तानगंज में यह मूर्ति पाया गया था। वर्तमान में यह इंग्लैंड के बर्किंघम संग्रहालय में रखा गया है। इस मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। बांका के सांसद गिरधारी यादव प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बुद्ध की प्रतिमा को विदेश से भारत लाने की मांग की है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना रहा है? तो यह रहा है 61.80%। 61.80%। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8 रहा है। बिहार में साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार टोटल साक्षरता दर यानी कि कुल साक्षरता दर था 61.80, पुरुष का था 71.2, महिला का था 51.5। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो है रोहतास। पुरुष में साक्षरता है रोहतास का, महिला में और न्यूनतम साक्षरता है पुरुष में वो है पूर्णिया का। सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो है रोहतास का, वही न्यूनतम महिला साक्षरता दर है वो है सहरसा का। सर्वाधिक
पुरुष न्यूनतम महिला साक्षरता दर है वो है सहरसा का। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन तटीय मैदान का भाग नहीं है? इनमें से कौन तटीय मैदान का भाग नहीं है? तो कोंकण तट, यह कोंकण तट गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में है। कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मलाबार तट, तराई क्षेत्र, यह तटीय मैदान का भाग नहीं है। तराई क्षेत्र यह हिमालय के तराई क्षेत्र का भाग है। तराई क्षेत्र तटीय मैदान का भाग नहीं है। शिवालिक पर्वतमाला के तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक अविच्छिन्न रूप से भाबर प्रदेश का विस्तार है। इस क्षेत्र में कंकड़ पत्थर यानी कि बजरी की अधिकता के कारण इसमें बहुत अधिक सरंध्रता होती है, जिसके कारण नदियां यहाँ विलीन हो जाती है। भाबर प्रदेश के दक्षिणी भागों में स्थित 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी को तराई क्षेत्र कहा जाता है। भाबर प्रदेश की लुप्त हुई नदियां यहाँ पुनः सतह पर आ जाती है। तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है एवं वहाँ जैव विविधता का विशाल भंडार है। यह मिट्टी दलदली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 44, पेरियार बाघ रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह है केरल में। पेरियार बाघ रिजर्व भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल में स्थित एक अन्य टाइगर रिजर्व प्राम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो भी केरल में ही स्थित है। कुछ अन्य बाघ रिजर्व एवं उनकी स्थिति जैसे बांदीपुर देखें तो कर्नाटक में है, भाद्रा कर्नाटक में है, नागरहोल कर्नाटक में है, दांदेली अंशी यह भी कर्नाटक में है, बिलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक में है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में याद रखना है पांच टाइगर रिजर्व, कलकनड़, मंडुथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम और श्रीवल्लीपुतुर मेघामलाई ये सभी तमिलनाडु में है। बात किया जाए अगर महाराष्ट्र में तो मेलघाट, पेंच, तडोबा अंधेरी, सह्याद्री, नेवगोनगजीरा और बोर ये सभी महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व हैं। मेलघाट, पेंच, तडोबा अंधेरी, सह्याद्री, नवगोनगजीरा, बोर ये सभी महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट है कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है? इंस्टेंट यानी कि तुरंत मैसेजिंग के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो गूगल टॉक का प्रयोग किया जा सकता है, गूगल हैंगआउट्स का प्रयोग किया जाता है, फेसबुक मैसेंजर का प्रयोग किया जा सकता है, वर्ड प्रेस का प्रयोग इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वर्ड प्रेस का उपयोग इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है। गूगल टॉक को जी टॉक कहा जाता है, इसका उपयोग करने हेतु उपयोगकर्ता के पास नाम एवं पासवर्ड होना अनिवार्य है। इसका उपयोग करने हेतु 900 के एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। गूगल हैंगआउट्स के जरिए कॉल, वीडियो कॉल एवं मैसेज किया जाता है। गूगल हैंगआउट्स फायर एयर के जरिए यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है कालाजार बीमारी का रोगाणु क्या है? कालाजार बीमारी का रोगाणु क्या है? तो यह है लैसीमेनिया डोडवानी। कालाजार बीमारी का रोगाणु है लैसीमेनिया। कालाजार बीमारी लैसीमोनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होता है। इस रोग से प्रभावित होने वाला अंग अस्थि मज्जा होता है। इस रोग का वाहक बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई होता है। सैंड फ्लाई के कारण कालाजार रोग फैलता है। परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होने वाला अन्य रोग जैसे मलेरिया का बात किया जाए तो यह फैलता है, परजीवी है प्लाज्मोडियम। पायरिया का बात एंटी अमीबा जिंजीविलिस है। पायरिया जो होता है एंटी अमीबा जिंजीविलिस के कारण। सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा गोबनिस के कारण होता है। पेचिस एंटी अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन मदद करता है किसमें? तो समसूत्री विभाजन मदद करता है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, उत्तकों की वृद्धि और मरम्मत में। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, उत्तकों की वृद्धि और मरम्मत में समसूत्री विभाजन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, उत्तकों की वृद्धि में मदद करता है। समसूत्री विभाजन का बात किया जाए तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मन के जीव वैज्ञानिक वोल्टेयर फ्लेमिंग ने देखा था। उन्हें इस प्रक्रिया को 1882 में माइटोसिस नाम दिया। 1882 में यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन वह होता है जनन कोशिका में। समसूत्री विभाजन इसके 5 चरण हैं: इंट्राफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलाफेज। याद रखेंगे इंट्राफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलाफेज। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन के पश्चावस्था जो है वो सबसे छोटा होता है, वही केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसकी खोज के लिए जाना जाता है? तो परमाणु नाभिक के लिए। परमाणु नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार से वैक्यूम ट्यूब में जब थिन फॉयल ऑफ गोल्ड को लिया और इस पे रे को पास कराया, अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट करवाया तो इन्होंने देखा कुछ रेज पास हो जाते हैं, वही कुछ रेज स्मॉल रेज जो हैं उसे डायरेक्ट डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यानी कि इन्होंने यह पता लगाया कि बीच में कुछ सेंट्रल मेटल एटम है, जिसे ही इन्होंने
न्यूक्लियस नाम दिया था, यानी कि परमाणु न्यूक्लियस यानी कि परमाणु नाभिक नाम दिया। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की एक अति पतली पन्नी पर अल्फा कण की बौछार करवाया। इस प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक भी माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए 1908 में रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा एक हस्तशिल्प बिहार का नहीं है? कौन सा एक हस्तशिल्प बिहार का नहीं है? तो खटवा है, सुजनी कला है, मधुबनी चित्रकला है, पटचित्र नहीं है। पटचित्र का संबंध है उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है पटचित्र। पटचित्रकला बिहार का नहीं बल्कि उड़ीसा का पारंपरिक चित्रकला है। इन चित्रों में कपड़ों पर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। बिहार के प्रमुख हस्तशिल्प कलाएं कौन कौन से हैं? तो पहला है खटवा कला। खटवा एक प्रकार की एप्लिक कला है जिसकी उत्पत्ति बिहार में हुई है। इसका उपयोग डिजाइनर, टेंट, छतरियां और शमियाना बनाने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से राजघराने और कुलीन लोगों के लिए भव्य तंबू एवं छतरियां बनाने के लिए खटवा का प्रयोग किया जाता है। सुजनी कढ़ाई का बात किया जाए, सुजनी कढ़ाई का, तो बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। परंपरागत रूप से महिलाएं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारण कपड़ों के छोटे पैच पर कढ़ाई करके कपड़ा तैयार करती थी, लेकिन अब यह कढ़ाई कला जिले की 600 महिलाओं के लिए आजीविका और आत्मनिर्भरता का जरिया बना। मधुबनी चित्रकला का बात किया जाए तो इसे मिथिला चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्रमुख कला परंपरा है। इस कला का आरंभ 1960 ईस्वी में मधुबनी जिला के एक साध्वी स्वर्गीय महासुंदरी देवी के साथ हुआ था, जिन्होंने रंगीन चित्रकला का परिचय दिया। मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का प्रमुख योगदान माना जाता है। इस चित्रकला की प्रमुख चित्रकार बहुआ देवी, दुलारी देवी इत्यादि हैं। नेक्स्ट है योर्स। योर्स एग्जाम्पल है किसका? तो योर्स कैसा प्रोनाउन है? तो इट्स पोसेसिव प्रोनाउन। योर्स इट्स अ पोसेसिव प्रोनाउन। यू इट्स अ पर्सनल प्रोनाउन। इफ योर्स इज अ पोसेसिव एडजेक्टिव एंड योर्स दैट इज पोसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। देयर वेयर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस इन आवर क्लास। देयर वेयर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस वंस इन आवर क्लास। हमारे क्लास में 6 लेजी बॉयज थे और 4 मेहनती लड़के थे। 4 इंडस्ट्रियस वंस इन आवर क्लास। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 52, द वर्ड ज्यूरी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नाउन। ज्यूरी किस प्रकार का नाउन है? तो यह एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सिलेक्टेड टू लिसन टू द फैक्ट ऑफ ए केस एंड डिसाइड ऑन ए वर्डिक्ट दैट इज कॉल्ड ज्यूरी एंड इट्स अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के कुछ अन्य एग्जाम्पल इस प्रकार है, जैसे टीम, यह कलेक्टिव है। क्राउड, फैमिली, पैक, बंच, रिजेमेंट, ऑडियंस, ये सभी एक कलेक्टिव नाउन्स हैं। नेक्स्ट है गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश पढ़ के इसे बनाना है, इसे आशा करते हैं आप बना लेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय क्या है? संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय क्या है? तो किसी के देश की कार्यशील जनसंख्या को संसाधन कहा जाता है। किसी देश की कार्यशील जनसंख्या, वो देश उस देश की संसाधन कहलाता है। संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय किसी देश की कार्यकारिणी जनसंख्या से है। मानव संसाधन को जनशक्ति, श्रम शक्ति या कार्मिक भी कहा जाता है। मानव संसाधन किसी देश की जनसंख्या में मौजूद योग्यता, क्षमता, कौशल और ज्ञान को कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य को पशु से देवता कौन बनाता है? तो यह बनाता है श्रेष्ठ पुस्तकें। ठीक है, श्रेष्ठ पुस्तकें। नेक्स्ट है तिलक ने ऐसा क्यों कहा कि वे नरक में भी पुस्तकों का स्वपाठ करेंगे? तिलक ने ऐसा क्यों कहा कि नरक में भी पुस्तकों का स्वपाठ करेंगे? क्योंकि पुस्तकों में नरक को स्वर्ग से बदलने की शक्ति है। पुस्तकों में नरक को भी स्वर्ग में बदलने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है बौद्ध सर्किट में शामिल कौन सा स्थल बिहार में नहीं है? राजगीर बिहार में है, बोधगया बिहार में है, पटना बिहार में है। सारनाथ का बात किया जाए तो यह यूपी में है। ठीक है, सारनाथ यूपी में है। बौद्ध सर्किट में सम्मिलित स्थलों में सारनाथ बिहार में नहीं बल्कि यूपी में है। सारनाथ कौन सा बुद्ध सर्किट के लिए क्यों इसे सेलेक्ट किया गया? क्योंकि बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बौद्ध सर्किट परियोजना शुरुआत किया गया है, जिसमें देश भर में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी जगहों को जोड़ने हेतु सड़कों को आपस में जोड़ा जाएगा। बुद्ध सर्किट में शामिल स्थान है जैसे बोधगया जो बिहार में स्थित है, राजगीर यह भी बिहार में है, वैशाली बिहार का, कहलगांव बिहार का, पटना बिहार का, सारनाथ उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, पिपरावा उत्तर प्रदेश, कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश और शंकिसा उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, यह 14 से 18 तक एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह एक विधिक अधिकार है। इसे
44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे समाप्त कर दिया था। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार का बात किया जाए तो 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का बात किया जाए तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। निम्न में से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19 के क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वो हैं समानता का या स्वतंत्रता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यह होना चाहिए 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यह कब डिसाइड किया गया था? तो यह फाइनलाइज हुआ था 51वां संविधान संशोधन के तहत। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह बतलाया गया कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होगा वो कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 51वें संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान किया गया। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 है वहां अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यह था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य को उल्लेख किया गया। सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। संविधान के भाग 4 के का अनुच्छेद 51 के का के तहत रखा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कुल मूल कर्तव्यों की सूची में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिससे अब कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई वो हो गया 11। 11वां मौलिक कर्तव्य माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। यह है 11वां मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है गैस से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है किसके कारण? गैस से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है किससे? तो यह टिका हुआ है गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि यह अपने वायुमंडल को पकड़ कर रखता है तथा उसे अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस के परमाणुओं में द्रव्यमान होता है तथा इन परमाणु और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट है ध्वनि का संचरण किसमें नहीं हो सकता है? तो ध्वनि का संचरण निर्वात से नहीं हो सकता है। वैक्यूम से ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। वहीं लाइट का बात किया जाए तो लाइट का संचरण निर्वात से हो सकता है। ध्वनि का संचरण निर्वात से नहीं हो सकता है। ध्वनि की गति करने के लिए माध्यम की यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। याद रखना है, ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। याद रखना है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। ध्वनि की चाल पर दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटने या बढ़ने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड वो भी बढ़ जाएगा। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से अधिक होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल जो होगा वो अधिक होगा। नेक्स्ट है एक गतिमान वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक गतिमान वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है? यदि इसकी चाल में परिवर्तन होता है तब इसके वेग में भी परिवर्तन होगा और इसमें कुछ त्वरण भी होगा। यदि इसके वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में भी परिवर्तन होगा और इसमें कुछ त्वरण होगा। इसके वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में परिवर्तन हो या न हो, किंतु इसमें कुछ त्वरण होगा। चाल में परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, तब इसका वेग स्थिर रहता है। बतलाना है इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से 3 और 4 ही सही है। इनमें से 3 और 4 सही है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3 और 4 सही है। देखते हैं
एक गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन तभी होता है जब इसकी चाल में भी परिवर्तन होगा और इसमें कुछ त्वरण भी होगा। यदि गतिमान वस्तु के चाल में परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं हो तब वेग स्थिर रह सकता है। ठीक है, यदि गतिमान वस्तु के चाल में परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तब इसका वेग स्थिर रह सकता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है तथा इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरण गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण होता है। एक समान त्वरण के चल रहे एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरण के द्वारा की जाता है। v = u + at, h = ut + ½ at² और v² = u² + 2as, जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, s t समय में तय की गई दूरी है एवं v वस्तु का अंतिम वेग है। नेक्स्ट है FOSS। FOSS का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें F किसका संक्षिप्त रूप है? FOSS पूरा नाम होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन हो जाएगा B, यानी कि F का मतलब है फ्री। FOSS का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। F का संक्षिप्त रूप है फ्री। FOSS पूरा रूप है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। FOSS एक सॉफ्टवेयर है जो मुफ्त में उपलब्ध है और उपयोगकर्ता को इसे चलाने, संशोधित करने और वितरित करने की अनुमति देता है। मुफ्त शब्द का अर्थ है सॉफ्टवेयर कॉपीराइट द्वारा प्रतिबंधित नहीं है और ओपन सोर्स का अर्थ है सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड किसी के भी देखने के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट है बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। टोटल अगर बात किया जाए बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 है। तो देखिए बिहार का यहाँ से ऑप्शन के अनुसार लगा सकते हैं क्योंकि यह दिया गया है 1095 जो हो नहीं सकता। 94,163 टोटल क्षेत्रफल है और 66,343 यह भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 92,257.51 किलोमीटर। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल है वो है 92,257, टोटल है 94,163। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल इतना है, टोटल क्षेत्रफल 94,163 है। बिहार का कुल शहरी क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.84% क्षेत्र बिहार का विस्तार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश है। वही देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री से 88 डिग्री के बीच है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो यह है कांवर झील बेगूसराय का। कांवर झील बेगूसराय यह बिहार का पहला रामसर स्थल है एवं हाल ही में नागी एवं नकटी को भी रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है जो बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील भी है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा के सहायक नदी बूढ़ी गंडक के विसर्प प्रवाह के कारण निर्मित हुआ है। वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल है। पहला है कांवर झील, दूसरा है नागी पक्षी अभयारण्य और तीसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य। रामसर एक ईरान का शहर है जहां 1971 ईस्वी में आर्द्रभूमि और उनके नाजुक परिस्थिति तंत्र की रक्षा के उपाय के कदमों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया। भारत में सबसे बड़े रामसर स्थल है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन। सबसे छोटा रामसर स्थल है वो है रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ अगस्त 2011 को। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम यह कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ अगस्त 2011 को। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। यह कानून बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से जाना जाएगा। इसके अंतर्गत राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जमीन जायदाद के दस्तावेज दिए जाने के अलावा आवास, जाति, चरित्र और आमदनी से संबंधित प्रमाण पत्र दिए जाने जैसी सुविधाओं का शामिल किया गया है। तय की गई अवधि में आवेदकों को लोक सेवा उपलब्ध नहीं करा सकने वाले भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी दंडित होंगे। बिहार से संबंधित अन्य नियम जैसे बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू हुआ। बिहार मद्य निषेध यानी कि शराबबंदी कानून हुआ 1 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। नेक्स्ट है भारत सरकार की तरफ से कौन करेंसी नोट जारी करता है? तो यह जारी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। भारतीय सरकार की तरफ से आरबीआई जारी करता है करेंसी नोट। भारत की सरकार की तरफ से आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन है जिसे 1957 में अपनाया गया। इस प्रणाली के तहत जारी किए गए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक को कुल
200 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का मूल्य का स्वर्ण तथा 85 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक अगर बात किया जाए, इसके अन्य कार्य व्यापारिक बैंकों के शाखा विस्तार का नियमन, व्यापार समापन का नियमन करना। कोई भी बैंक अपने किसी शाखा का स्थानांतरण बिना आरबीआई की अनुमति के नहीं कर सकता है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने एवं प्रकाशित करने का कार्य आरबीआई को है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई ही उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में किसको उचित हिस्सा नहीं मिला है। वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में से किसको उचित हिस्सा नहीं मिला है, तो वह मिला है श्रमिकों को उचित हिस्सा नहीं मिला है। वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से श्रमिकों को उसका उचित हिस्सा नहीं मिला है। वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के प्रवाह के माध्यम से जोड़ना है। अर्थात इसका व्यापक अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ खोलना। कौन सा देश अपने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स को अपना रहा है, तो यह अपना रहा है चीन। ठीक है, अपने रणनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स को अपना रहा है कौन, तो यह अपना रहा है चीन। चीन अपने रणनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स को अपना रहा है। ग्रे जोन वारफेयर रणनीति बलपूर्वक की जाने वाली कार्रवाइयां जो सशस्त्र संघर्ष से दूर होती है, लेकिन सामान्य कूटनीतिक, आर्थिक और अन्य गतिविधियों से परे हैं, कि व्यापक रूप से चीन के घरेलू, आर्थिक, विदेश नीति और सुरक्षा उद्देश्य को आगे बढ़ाने के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में मान्यता प्राप्त है, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक के रूप में। नेक्स्ट है, सुश्री शांति देवी पासवान और सुश्री सीवन पासवान को सम्मानित किया गया कब, तो 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुश्री शांति देवी पासवान एवं श्री सीवन पासवान को 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। मिथिला और गोदना पेंटिंग विद्या की सिद्धहस्त कलाकार लहरियागंज मधुबन की दंपति शांति देवी एवं सीवन पासवान को राष्ट्रपति भवन में ताम्रपत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इनके कलाकृति को अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत कई अन्य देशों में ख्याति मिल चुकी है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 22, निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है, तो यह संघ सूची और समवर्ती सूची को स्वीकृति देती है। राज्यसभा संघ सूची को नहीं बल्कि राज्य सूची को ही स्वीकृति करती है। समवर्ती सूची में जो अधिकार होता है वो संघ सूची को ही होता है, तो एक बिल्कुल गलत है। यह आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देता है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देता है। ठीक है, यह कर प्रस्ताव, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देता है नहीं। यह संवैधानिक संशोधनों को पारित करता है, तो 4 तो सही होगा, साथ साथ 2 भी सही होगा, तो 2 और 4 दोनों सही है। राज्यसभा द्वारा शक्ति का प्रयोग नीचे दिए गए कूट में विकल्प 2 और 4 सही है। निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के समान होती है, जैसे सामान्य विधेयकों को पुनः स्थापना और उनको पारित करने में, संवैधानिक संशोधनों, विधेयकों को पुनः स्थापना और उनको पारित करने में, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उन पर महाभियोग के मामले में, राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकाल की स्वीकृति में, संवैधानिक इकाई जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के रिपोर्ट पर विचार करने में इनकी शक्तियां बराबर होती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसे है, तो यह राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 74 का, तो राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। वही 75 के 3 में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। 2 में व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल होगा और 3 में जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी का बात किया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 74 में आ गए हैं। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। वो है किक्कट। यह बिहार को कहा गया था। यदु, पुरु, तुर्वस, ये
यहू, दु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल थे। ऋग्वैदिक कार्यों के पंच जन में सम्मिलित थे यदु, तुरहु, पुरु, अनु और तुर्वस। किक्कट इससे संबंधित नहीं थे। किक्कट या व्रात क्षेत्र कहा गया था, किक्कट बिहार को कहा गया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो वो था सुभद्र। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो वो था सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्षा में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद द्वारा पावा पहुंचे। वहां शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। बिहार फिर वे पावा के कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि को कहा गया है। 8 तेलुगु कवि थे अष्टदिग्गज। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया, इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज का भी उपाधि धारण किया था। आंध्र भोज एवं अभिनव भोज का अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में से अलसी पेडन्ना सबसे प्रमुख थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता थे। इनकी प्रमुख रचना स्वरोचित संभव और मनुचरित्र है। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना है अमुक्त मालदत्त, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि था। इन्होंने नांगलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। अमुक्त मालदत्त और जाम्बती कल्याणम, 2 बुक याद रखिएगा। अमुक्त मालदत्त और जाम्बती कल्याणम इनकी प्रमुख रचना थी। अमुक्त मालदत्त और जाम्बती कल्याणम नांगलपुर शहर बसाए थे कृष्णदेव राय और इनका संबंध था तुलु वंश से। ठीक है, तुलु वंश से। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान इनमें से कौन था, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान इनमें से कौन था, तो वे थे हिंदी और दोनों भाषाओं के विद्वान ये थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन शहजादी के अनुसार फारसी भाषा का साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण 2 देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं हो सका जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। नेक्स्ट है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है, तो ये है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स है। 1784 में स्थापना होता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है पॉम्पस्टन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है पॉम्पस्टन। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विंस्कॉट पॉम्पस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्य 1855 से 58 तक था, 59 से 62 तक था। नेक्स्ट है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे, तो यह प्रकाशित किया जाता था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित राजा राम मोहन राय करते थे। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगाल साप्ताहिक संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन आरंभ किया था। इसने 1 वर्ष के पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया। जॉन एडम्स जब गवर्नर जनरल था तब 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना था, कारावास का दंड दिया जा सकता था, मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 81। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ, तो यह हराया गया था पोलीलूर में। पोलीलूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था, तो पोलीलूर में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलूर में हराया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठा तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया। कर्नाटक पर सितंबर 1780 में आक्रमण करके अरकोट पर कब्जा किया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 82। भारत
भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन सी थी? तो यह था आलम आरा। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म थी आलम आरा। 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल के आदर्श ईरानी निर्देशित आलम आरा रिलीज हुई। ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? तो यह करता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है और यह समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो यह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जा सकता है मूल अधिकारिता के क्षेत्र में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत को उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को प्रवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण 5 प्रकार के रिट का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी विभिन्न रिट निकालने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो यह लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेही होगा। नेक्स्ट है, 8,000 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की याद करें तो यह हो जाएगा 3390 रुपया 625 पैसा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 49√3। क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू दे दिया गया है 49 इंटू √3, यानी कि √3 से √3 कैंसिल होगा। 49 के जगह पे 7 इंटू 2 यानी कि एरिया ए यानी कि साइड हो जाएगा, वो हो जाएगा 14। तो इसकी भुजा सेंटीमीटर में याद करें तो 7 × 14 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेखा ए बी पैरेलल है सी डी के। ये रेखा है ए बी पैरेलल है सी डी के, जहाँ एंगल सी एल ए सी है, एल है और ए है। इसका वैल्यू दे दिया गया है 60 डिग्री। बी एल एन का वैल्यू दे दिया गया 90 डिग्री। 60 और 30 90 ये हो गया। तो ये एक रैखिक युग्म का कोण है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 90। आगे देखते हैं, तो एल एन और डी इस एंगल का वैल्यू पूछा गया है। तो हमें अगर ये एंगल पता हो गया तो ये एंगल हमें दिस यानी कि एंगल x + y बराबर एंगल होगा एल एन डी। ठीक है, तो ये हमें हो गया 90 डिग्री, यहाँ हो गया 30 डिग्री, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 है, एंगल ए एल सी है 60, तो एंगल एल सी एन भी हो जाएगा 60, यानी कि 60 और 90, तो ये दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। यानी कि बहिष्मुखी कोण जो होगा वो 2 अंतःमुखी कोण के योग के बराबर होता होगा। तो 9 6 15 यानी कि 150 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के आने वाले अक्षर का चयन करें। सी के बाद डी नहीं ई, एफ जी नहीं एच, आई जे नहीं के, आई नहीं जे, यानी कि सी के बाद एक छोड़ा है डी, ई है, एफ जी यानी कि 2 छोड़ा है एच लिखा है, आई छोड़ा है जे लिखा है, के एल यानी कि 2 छोड़ा है एम लिखा है, एन एक छोड़ा है ओ लिखा है, पी क्यू 2 छोड़ा है आर लिखा है, एस छोड़ेंगे लिखेंगे टी। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताना है। 15 वस्तु का सीपी बराबर है 20 वस्तु के एसपी के, तो हानि निकाल देंगे CP/SP यानी कि 4/3। हानि बराबर होगा हानि × 100 बटा क्रय मूल्य यानी कि 1 × 100 बटा 4 यानी कि हो जाएगा 25। नेक्स्ट है, एक निश्चित भाषा में मशीन को ऐसे लिखा जाता है तो प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपये दे है, तो धनराशि बताएं। चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू दे दिया गया है, हमें प्रिंसिपल बतलाना है, धनराशि बता देना है, तो वो हो जाएगा 30,000। ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है x tan 45 इंटू साइन 30 का वैल्यू है cos 30 इंटू tan 30 का वैल्यू, तो x tan 45 का वैल्यू रखेंगे, tan 45 1 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, साइन 30 इक्वल टू cos 30 का वैल्यू √3/2 इंटू tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा x का वैल्यू 1, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है यदि दी हुई समय अवधि में कीमत तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए, यदि दी गई समय अवधि में कीमत और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा, तो वास्तविक आय में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि दी हुई समय अवधि में कीमत और मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलन करेगी, जिससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो यह किया गया था वर्ष 1948 में। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। इसी के द्वारा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध आपूर्ति से। ऑपरेशन फ्लड का दुग्ध आपूर्ति से संबंध है। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। वर्ष 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना से इसकी शुरुआत होती है, जिसके सूत्रधार हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी कौन सा है, तो यह है गंगा। बहने वाली नदी, बाह्य नदी यानी कि बहने वाली नदी वो है गंगा। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, गोदावरी की 1465, कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर और महानदी का लंबाई का बात किया जाए तो यह है 851 किलोमीटर। मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है, तो अति चराई यानी कि चराई अधिक होगा तो मृदा अपरदन को नहीं रोका जा सकता है। वनस्पति के उन्मूलन यानी वनस्पति को काटने के बाद मृदा अपरदन को नहीं रोका जा सकता है। वन रोपण के द्वारा अगर बात करें तो वनों को लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन वनारोपण को द्वारा रोका जा सकता है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय हैं, जैसे वृक्षारोपण करना चाहिए, यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सुपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि होनी चाहिए। अतिचारण एवं स्थानांतरण कृषि पर रोक लगाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एक्वेटिक। एक्वेटिक कैसा वर्ड है, तो यह एक एडजेक्टिव है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एडजेक्टिव है। इट इज टाइम टू डू द वर्क, इसे हमें वॉइस चेंज करना है। इट इज टाइम टू डू द वर्क, इट इज द टाइम फॉर द वर्क टू बी डन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इट इज द टाइम फॉर द वर्क टू बी डन, ऑप्शन हो जाएगा बी। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा और बिहार पुलिस का इस प्रकार से आज का जो टेस्ट जो था वो समाप्त होता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। चलिए, आप लोगों का इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए सभी को थैंक यू, और ट्राई कीजिए इस वीडियो को अन्य सभी दोस्तों के साथ शेयर करने का जो लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं।